हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, शिक्षण और शिक्षण के स्तर। पिछले यूपी टेट और सुपर टेट में इससे एक एक क्वेश्चन पूछा गया। यूपी टेट में ये पूछा गया निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण के स्तर हमारे वो 3 माने जाते हैं और उसने ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो एक होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। अब उसने एक और ऑब्जेक्ट बना के दिया था, ये पूछा निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो 3 तो ये थे, एक अपोजिट था। दूसरा क्वेश्चन ये होता कि निम्न में से कौन सा निम्न स्तर होता, कौन सा स्तर निम्न स्तर होता, कौन सा, ये होता है निम्न स्तर और ये होता उच्च स्तर। अब शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षण जन्मजात होता है या अर्जित होता है? तो इस वीडियो में हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके जनक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन ये और पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा स्मृति स्तर का तत्व नहीं है। स्मृति स्तर के तत्व वो 4 माने गए हैं: अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। ये 4 माने गए, तो इनको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण की कि शिक्षण कहते किसे हैं। देखो समझना, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, बिना उद्देश्य के एक ही नहीं रह सकती। जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण के बाद अर्जित की जाती है। अर्जित की जाती है। शिक्षण और सीखना एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, शिक्षण एक अर्जित प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, समझना। अब उसने कहा कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण के बाद अर्जित की जाती है। शिक्षण और सीखना एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि शिक्षण कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? अर्जित प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात ये आती है, देखो समझना, एक होता शिक्षण और एक होता प्रशिक्षण। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा सेवा पूर्व होता है और ये हमेशा सेवाकालीन होती है। यानी पहले प्रशिक्षण होगा, उसके बाद हम शिक्षण करेंगे। अब बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। तो माइक्रो टीचिंग कैसा? सेवा पूर्व, सेवाकालीन। सेवा पूर्व क्योंकि बीएड करते समय हमें शिक्षण यानी पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप ऐसे कैसे ब्लैक बोर्ड खड़े होंगे, कैसे ब्लैक बोर्ड एंट्री होनी, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये सब हमें किस में दिया जाता है? इसमें दिया जाता है। और ये हमेशा परिवर्तनशील होता है। क्योंकि जब तक हम एक अच्छे टीचिंग लेवल नहीं सीख जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता। अब सबदा हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं।
बात करें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी पहले आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद फिर आप शिक्षण देंगे। यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में जब आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर की बात करें तो पहले वो भी प्रशिक्षण करते हैं, वो भी पहले मरीजों को देखते हैं, सीखते हैं, ये करते हैं, फिर उसके बाद जब वो बन जाते हैं, उन्हें अच्छे से मिल जाता है, तो वो कहीं जॉब करते हैं या फिर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, तो वो कौन सा कहलाएगा? शिक्षण कहलाएगा। यानी शिक्षण से पहले कौन आएगा? प्रशिक्षण आएगा, बाद में कौन आएगा? शिक्षण आएगा। शिक्षण कैसी प्रक्रिया? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, बिना उद्देश्य के हम शिक्षण कर नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अब यहां से चलते हैं हम शिक्षण के स्तर से। अब दोस्तों यहां से आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। देखो, अब हेडिंग डालिए शिक्षण के स्तर। पहला क्वेश्चन कितने हैं? 3। शिक्षण के स्तर कितने? 3। देखो, पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन इसका यह तक है, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? पूर्ववर्ती चिंतन स्तर। इसका दूसरा नाम क्या? परावर्ती स्तर। ठीक है दोस्तों, अब इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। इसके जनक की बात करें H.C. मॉरिसन। इसके जनक है मॉरिस पी हंट। एक क्वेश्चन आपको यहां से दोस्तों मिलेगा कंपल्सरी। अगर उसने पूछा कि शिक्षण के स्तर कितने? 3। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। स्मृति स्तर को दूसरे नाम से जानते हैं परापूर्ववर्ती स्तर के, और चिंतन स्तर को परावर्ती स्तर से। अब समझो, इसको हम निम्न स्तर बोलते हैं, इसको हम उच्च स्तर बोलते हैं। ये ज्ञानात्मक होता है, ये भावात्मक होता है, और ये क्रियात्मक होता है। समझना दोस्तों, ये रटने पर बल देता है, ये दोस्तों समझने पर बल देता है, और ये क्रिया करने पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख, इसमें दोस्तों बालक का, और दोस्तों इसमें समस्या का। मैंने बस इतना ही लिख दिया और बाकी मैं डिटेल में आगे पढ़ा रहा हूं, बस इतना ही बहुत है, इसको समझो। अगर उसने पूछा कि शिक्षण के स्तर कितने, तो दोस्तों 3 लगाने, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर के जनक कौन है? जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। बोध स्तर के जनक कौन है? H.C. मॉरिसन। चिंतन स्तर के जनक कौन है? मॉरिस पी हंट। एक क्वेश्चन आपको
कंपलसरी मिलेगा। सुपर टेट में 69 और 68,500 में, दोनों में इनमें से किसी एक के जनक जरूर पूछे जा रहे हैं, तो इनको दोस्तों याद करना। अब उसने पूछा कि निम्न स्तर कौन सा है, तो स्मृति स्तर को क्या बोला जाता है, निम्न स्तर बोला जाता है। उच्च स्तर कौन सा है दोस्तों, चिंतन स्तर, यानी उच्च स्तर कौन से बोला जाता है, चिंतन स्तर को। रटने पर बल किस में बल दिया जाता है, स्मृति स्तर में। समझने पर बल किस में दिया जाता है, बोध स्तर में। और क्रिया करने पर बल किस में दिया जाता है, चिंतन स्तर में। ज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण किसे कहते हैं, स्मृति स्तर को। भावात्मक स्तर का शिक्षण किसे कहते हैं, बोध स्तर को। और क्रियात्मक स्तर का शिक्षण किसे कहते हैं, चिंतन स्तर को। अब स्मृति स्तर में शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है दोस्तों, जबकि बोध स्तर में बालक का प्रमुख स्थान होता है, और चिंतन स्तर में समस्या का प्रमुख स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, समझे ना आप, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, स्मृति स्तर। ठीक है, इसके जनक कौन है, जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। देखो अब स्मृति कहते किसे, देखो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया होती है ठीक है, जब व्यक्ति किसी स्थान कौमा वस्तु कौमा प्राणी आदि को देखता है तो उससे संबंधित चिन्ह अथवा प्रतिमाएं उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। इन्हीं संक्षिप्त चिन्हों को अथवा पूर्व में सीखी गई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसने पूछा स्मृति स्तर के जनक कौन है, जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। अब स्मृति कैसे कहते हैं, स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जब व्यक्ति किसी स्थान वस्तु प्राणी आदि को देखता है तो उससे संबंधित चिन्ह अथवा प्रतिमाएं उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं, और इन्हीं संक्षिप्त चिन्हों को और पूर्व में सीखी गई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाती है। समझ दो दोस्तों, अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं, घूमने के बाद फिर आप उसको दोबारा देखने जाते हैं उसी जगह को 2-4 साल बाद, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहता है कि मैंने वहाँ पर ये वाले वस्तु देखी थी या ये निशान देखा था या ये देखा था, तो इसके आधार पर हम पहचान लेते हैं कि हमारी स्मृति कैसी है। अब पूर्व में सीखी गई बातों को
अगर सपोज है दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जब आप पेपर देने जाते हो और वहाँ पर यह पूछता है कि स्मृति स्तर के जनक कौन है, आज आपने यहाँ पर सीखा है और बाद में जब आप याद करो, अगर आपको याद आ जाए जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड, यानी सीख चुके तो पहले, याद करना बाद में, तो वो क्या कहलाती है? स्मृति। अगर आप याद नहीं कर पाए तो विस्मृति कहलाती है। यानी पूर्व में जो ज्ञान हम सीख चुके हैं, जो बातें सीख चुके हैं, जिस वस्तु या प्राणी को देख चुके हैं, वो हमें बाद में याद आ जाए किसकी सहायता के लिए, तो वो क्या कहलाती है? हमारी स्मृति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो समझो। अब स्मृति के पक्ष, हेडिंग डालनी है आपको, स्मृति के अब स्मृति के पक्ष हमेशा दोस्तों दो होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, अब धनात्मक कैसे होता है? इसके दो पक्ष होते हैं। सपोज आज आपने सीखा और बाद में आपको याद आ जाए तो धनात्मक है भाई, सहायक है। अगर याद नहीं आए तो ऋणात्मक है। यानी किसी भी वस्तु के अब दो पहलू लेके चलते हैं। अब सपोज स्मृति के हम दो पहलू लेके चल रहे हैं। अब दो पहलू ऐसे होते हैं कि सपोज आज हम सीख रहे हैं और बाद में हमको याद आ जाए तो धनात्मक कहलाता है, लेकिन आज हम सीख रहे हो बाद में याद ना जाए तो ऋणात्मक कहलाता है। इसका दूसरा नाम हमने विस्मृति रख दिया है। अब नेक्स्ट आती है हेडिंग स्मृति की अवस्था। स्मृति की अवस्था कितनी होती है दोस्तों? तीन होती है। देखो, पहला कूट संकेतन, कूट संकेतन। दूसरा एक होता है, तीसरा पुनः प्राप्ति। एक मेरे दिमाग से सिर्फ एक होता है कूट संकेतन। स्मृति की अवस्था में एक हो गया कूट संकेतन, इसको बोलते हैं हम इनकोडिंग। इसको बोलते हैं रिकॉलिंग, जो हम पुनः पहचान कर लेते हैं। एक होता है धारण। ठीक है दोस्तों, ये तीन होते हैं। अब पहले कूट संकेतन, हमें इनकोडिंग, हमें डिकोड करना है। क्या होता है इनकोडिंग? धारण, जो हम सीखते हैं उसे याद कर लें, फिर पुनः प्राप्ति, रिकॉल कर लें उसको। यानी पहले तो हम ये डिसाइड करें कि हमें पढ़ना क्या है, किसको किस में डिकोड करना है, फिर उसको धारण करेंगे, फिर पुनः प्राप्ति करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके जनक कौन? जॉन फ्रेडरिक। कैसी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया। जब पूर्व में सीखी बातों को याद करना क्या कहलाता है? स्मृति के पक्ष कितने होते हैं दोस्तों? दो पक्ष होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। स्मृति की अवस्था कितनी होती है दोस्तों? तीन अवस्था होती है, कूट संकेतन, धारण और पुनः प्राप्ति। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों स्मृति के प्रकार। देखो, पहला एक होती है तात्कालिक स्मृति। एक होती है स्थायी स्मृति। एक होती है अस्थायी स्मृति। एक होती है भाषाई स्मृति। एक होती है सक्रिय स्मृति। एक होती है निष्क्रिय स्मृति। एक होती है व्याख्यात्मक स्मृति।
और एक होती है अव्याख्यात्मक स्मृति। समझो दोस्तों। उसके बाद एक और पार्ट लिख देता हूं मैं, स्मृति के तत्व। ये कितने हैं? 4। यहां से पिछले यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, पहला अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, इसको बोलते हैं प्रत्यास्मरण। पहचान। ये 4 तत्व बताए किसने थे दोस्तों? ये वुडवर्थ ने बताए थे। एक को लिख देता हूं, स्मृति के सोपान। ये 4 हैं दोस्तों। पहला उद्देश्य, अनुदेशन, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। आप समझना इनको दोस्तों, यहाँ से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलने के चांस। अब उसने पूछा कि स्मृति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो तात्कालिक स्मृति कौन सी होती है? एट ए टाइम, हमने जो पहले पढ़ा एट ए टाइम याद आ जाए, ऐसा सोचना ना पड़े, तो वो कौन सी स्मृति कहलाती है? तात्कालिक स्मृति। यानी जैसे हमने देखा कि स्मृति के तत्व कितने हैं, झट से याद आ जाए 4 हैं, वो कैसी स्मृति है? तात्कालिक। स्थायी स्मृति कैसी होती है? एक बार जो हमने याद कर लिया वो हमें जीवन पर्यंत याद हो, वो चेंजेबल ना हो। ऐसा ना हो हम कन्फ्यूजन में रहे हमेशा कि यार मैंने ये याद किया था, ये याद किया था। वो कैसी? स्थायी। अस्थायी स्मृति, आज याद किया है कल भूल गए। याद किया था स्मृति के 4 तत्व और पेपर में लगा के आ रहे 5 तत्व, तो कैसी? अस्थायी। भाषाई स्मृति कैसी? देखो, भाषाई स्मृति और व्याख्यात्मक स्मृति दोनों थोड़ा सेम है। ये दोनों कैसे? कि भाषा, एक व्यक्ति की स्मृति ऐसी होती है कि वो अपने क्वेश्चन को बहुत से शब्दों में प्रकट कर सकता है, यानी उसकी बोलने की क्षमता बहुत सारी होती है, उसकी विचार प्रकट करने की क्षमता बहुत सारी होती है। वो भाषाई और व्याख्यात्मक स्मृति कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब सक्रिय स्मृति कैसी होती है? यानी एक स्मृति ऐसी होती है जो तत्पर कार्य करने के लिए प्रेरित रहती है, यानी थकान से महसूस नहीं होती, वो जब भी उसे याद करना वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। एक निष्क्रिय स्मृति ऐसी होती है कि अभी पढ़ा 2 मिनट बाद भूल गए, निष्क्रिय, कार्य करने में असमर्थ है। व्याख्यात्मक भाषा। अव्याख्यात्मक, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे पता तो सब कुछ होता है, लेकिन वो विचार प्रकट करने यानी उसको डिफाइन करने में बड़ा परेशानी महसूस करता है, यानी उसमें एक झिझक होती है। यानी उसे पता तो रहता है कि सब मुझे पता सब कुछ है, लेकिन मैं प्रकट नहीं कर पा रहा, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपने शब्दों को डिफाइन कैसे करूं। वो कैसी होती है? अव्याख्यात्मक। अब समझना दोस्तों, पिछले यूपी टेट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट डाल लेना इसको, कि स्मृति के तत्व कितने? 4। बताए किसने दोस्तों? वुडवर्थ ने। कौन कौन से? अधिगम, धारण, पुनःस्मरण और पहचान। ये क्रम में है दोस्तों। पहले हम सीखते हैं, फिर उसको धारण करते हैं, फिर पेपर में जाके रिकॉल करते हैं, याद करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था, फिर रिजल्ट आता है तो पहचान करते हैं कि हमारी जो स्मृति थी वास्तव में वो सही थी या गलत। अब उसके बाद स्मृति के सोपान कैसे? उद्देश्य, अनुदेशन, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। क्लियर है दोस्तों? पहले उद्देश्य, एक उद्देश्य बनाते क्या करना है, फिर उसके बाद सूचना एकत्र करते हैं, फिर प्रणाली बनाते हैं, वो रूपरेखा बनाते हैं, फिर उसके बाद मूल्यांकन करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। एक नोट डाल के लिखें दोस्तों। देखो, स्मृति पर
सबसे पहले प्रयोगात्मक कार्य किसने किया? एबिंगहास ने। स्मृति स्तर के जनक कौन माने जाते? जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड। लेकिन सबसे पहले प्रयोगात्मक कार्य किसने किया? एबिंगहास ने। अब चलते हैं दोस्तों इसकी विशेषताओं से। और इंपोर्टेंट डाल लेना। समझो, पहला स्मृति स्तर का शिक्षण निम्न स्तर का होता है। दूसरा, स्मृति स्तर का शिक्षण विचारहीन होता है। तीसरा, स्मृति स्तर का शिक्षण ज्ञानात्मक स्तर का होता है। नेक्स्ट, इस स्तर पर शिक्षक का स्थान प्रमुख और छात्र का गौड़ होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस स्तर पर छात्र बिना सोचे समझे तथ्यों एवं सूचनाओं को रटते हैं। नेक्स्ट, इस स्तर पर शिक्षक व छात्र के बीच अंतःक्रिया नहीं होती। लास्ट लिखेंगे, इस स्तर पर शिक्षण के लिए व्याख्यान विधि और पुस्तक पठन विधि का प्रयोग करते हैं। अगर ये पूछे कि व्याख्यान विधि के जनक कौन हैं, तो हार्वर्ड। ठीक है दोस्तों, समझो, यहां से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी मिलने के पूरे चांस रहते हैं।
अब उसने पहले ही पूछा स्मृति स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य किसने किया, एबिंगहास ने। अब यहाँ पर विशेषता में आते हैं, तो स्मृति स्तर का शिक्षण कैसा है, निम्न स्तर है भाई। ठीक है दोस्तों, कैसा स्तर भाई, निम्न स्तर है। अगर उसने पूछा कि स्मृति स्तर का शिक्षण कैसा होता है, विचारहीन। विचारहीन मीन्स क्या होता है, इसमें कोई विचार न हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिना समझे सूचना को रटते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि ताजमहल दिल्ली में है और आपने दिल्ली में लिख लिया, तो कौन सा स्तर है, स्मृति स्तर है, क्योंकि यहाँ पर विचार आप अपने प्रकट नहीं कर पा रहे। कौन सा स्तर विचार ही नहीं होता है, स्मृति स्तर। कौन सा स्तर ज्ञानात्मक स्तर का होता है, स्मृति स्तर। अब किस स्तर में शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है और छात्र का गौण, यानी स्मृति स्तर में शिक्षक का स्थान प्रमुख यानी पहले माना है तो छात्र का गौण। किस स्तर पर छात्र बिना सोचे समझे तथ्यों सूचनाओं को रटते हैं, स्मृति स्तर। मैंने आपसे कहा ना ताजमहल दिल्ली में, आपने रट लिया, लिख लिया, कौन सा स्तर है, बिना सोचे समझे। अब किस स्तर शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया नहीं होती है। जब मैंने आपसे ये कहा कि ताजमहल दिल्ली में है और आपने लिख लिया, तो अंतःक्रिया क्या हुई, अंतःक्रिया का मीन्स होता है विचारों का आदान प्रदान करना, लेकिन विचारों का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है, आप तो कुछ नहीं करें। और कौन सी विधि, व्याख्यान विधि और पाठ्य पुस्तक विधि का, पुस्तक पठन विधि का प्रयोग किया था इस स्मृति स्तर में। अब व्याख्यान विधि कैसे कहते हैं, लेक्चर मेथड होता है। एक बार जो आप इसमें क्या होता है, इसमें छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं और शिक्षक सक्रिय होते हैं। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते चल लें, कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि है। ठीक है दोस्तों, ये थी स्मृति स्तर। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब आगे चलते हैं बोध स्तर पर। अब डालिए दोस्तों बोध स्तर। इसके जनक कौन है, एस.सी. मॉरिसन। देखो समझे, बोध स्तर के शिक्षण में आवश्यक है कि पहले शिक्षण स्मृति स्तर पर हो चुका हो। बोध स्तर में शिक्षण बोध स्तर में शिक्षण सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, इसमें बोध का अर्थ जानना या समझना होता है। इस स्तर पर छात्र किसी वस्तु स्थान सिद्धांत आदि की प्रकृति से परिचित उसकी गहनता का पता लगाता है। समझना दोस्तों,
बौद्ध स्तर क्या कहलाता है। देखो अब उसने पूछा बौद्ध स्तर के जनक कौन है दोस्तों, आपको लगाने एस.सी. मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, अब बौद्ध स्तर के शिक्षण में आवश्यक है पहले शिक्षण किस स्तर पर हो चुका हो, स्मृति स्तर पर। हम डायरेक्ट बौद्ध स्तर पर नहीं जा सकते, ये क्रम से चलते, पहले स्मृति होगा, फिर बौद्ध होगा, फिर चिंतन होगा। अब पहले स्मृति स्तर पर बौद्ध स्तर वो शिक्षण हो चुका होगा, उसके बाद हम बौद्ध स्तर पाएंगे। अब बौद्ध स्तर में शिक्षण कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। एक होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, एक होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगर इसके जनक की बात करें, सामान्य से विशिष्ट की ओर के जनक की बात करें, तो इसके जनक है निगमन। निगमन विधि में होता है ये, निगमन विधि में। और निगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है, इसमें बौद्ध का अर्थ क्या होता है, जानना या समझना। हम कोई भी वस्तु या कोई भी विषय या कोई भी कुछ भी हम एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो कौन सा स्तर होगा, बौद्ध स्तर में। कोई भी किसी वस्तु, स्थान, सिद्धांत आदि की प्रकृति पहले उसे हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। ये किस में होता है, बौद्ध स्तर में। अगर मैंने आपसे कहा कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आगरा में है, तो आप उसे लिखेंगे नहीं, पहले आप सोचेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि वास्तव में अगर आगरा में है या फिर अलीगढ़ में है, आप उस पे बारे में जानने और समझ रहे हैं, तो वो कौन सा स्तर कहलाता है, बौद्ध स्तर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं बौद्ध स्तर के सोपान। देखो इसके सोपान 4 ही हैं। पहला उद्देश्य, अनुदेशन, सामाजिक प्रणाली और नेक्स्ट मूल्यांकन। ठीक है, ये तीनों के सेम है, नोट कर लिया। अब चलते हैं विशेषता। देखो विशेषता आपको तीनों की याद करनी इंपॉर्टेंट है। देखो पहला बौद्ध स्तर का शिक्षण विचारपूर्ण होता है। कैसा होता है, विचारपूर्ण। जबकि स्मृति स्तर का कैसा था, विचारहीन। दूसरा इस शिक्षण में शिक्षक व छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है, जबकि स्मृति स्तर में नहीं हो रही थी। तीसरा इस शिक्षण में छात्र का स्थान प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, इस स्तर के शिक्षण में धारण, प्रत्यास्मरण और पहचान तत्व शामिल होते हैं। नेक्स्ट
इस स्तर में मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट, इस स्तर के शिक्षण में छात्रों को विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ये इसकी विशेषता है दोस्तों, समझो। यहां से मिल सकता है एक क्वेश्चन आपको। बोध स्तर का शिक्षण कैसा है दोस्तों? विचारपूर्ण दोस्तों। जबकि स्मृति स्तर का कैसा था? विचारहीन। इस शिक्षण में शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है, जबकि स्मृति स्तर में नहीं होती है। इसमें किसका स्थान प्रमुख है दोस्तों? छात्र का स्थान प्रमुख है। अब स्तर के शिक्षण में अधिगम, यानी धारण, प्रत्यास्मरण और पहचान तत्व शामिल होते हैं। यानी स्मृति स्तर के 3 तत्व, धारण, पुनर्स्मरण, पहचान, किस स्तर में शामिल होते हैं दोस्तों? बोध स्तर में। इस स्तर में मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अगर निबंधात्मक करेंगे तो हम सोच समझ के लिखेंगे, और वस्तुनिष्ठ करेंगे तो प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल करके। इस स्तर में शिक्षण में छात्रों को विचार प्रकट करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, सही गलत का बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। नेक्स्ट आता है हमारा चिंतन स्तर दोस्तों। इसके जनक कौन है? मॉरिस पी हंट। इसके जनक कौन है? अब देखो, चिंतन स्तर का शिक्षण अधिक विचारपूर्ण होता है। कैसा होता है? अधिक विचारपूर्ण होता है। यह स्तर छात्रों को अच्छी तरह से सोचने और समस्या समाधान करने योग्य बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम चिंतन कर सकते हैं तो किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं और अधिक विचार कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किस स्तर में? चिंतन स्तर में। अगर हमारे सामने कोई समस्या आ रही है तो एक समस्या हमारी जो सामने आ रही है उसका हम जैसे निदान करते हैं, तो इसका एक डायग्राम बना दे रहा हूं मैं। देखो, पहला
ये क्या है दोस्तों, समस्या है। लक्ष्य, ठीक है दोस्तों, एक इधर बना दे रहा हूं मैं। ये दो डायग्राम है दोस्तों, समझना। अब सपोज आप यहाँ पर आपके बीच में कोई समस्या ऐसी आ रही है जिससे आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। सपोज आपके बीच में लक्ष्य आपका जॉब है। अब जॉब को प्राप्त करने के लिए आपके बीच में टेट और सुपर टेट है, तो ये समस्या टेट और सुपर टेट मान लेते हैं। लेकिन टेट और सुपर टेट को हम पास करने के लिए चिंतन तो करना पड़ेगा, ये पढ़ना वो पढ़ना, ये सब हम किस में करेंगे, चिंतन स्तर में। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम समस्या का समाधान नहीं करेंगे। व्यक्ति है यहाँ पर, ये समस्या, उसका चिंतन के साथ समाधान किया और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब सपोज यहाँ पर आते, एक विकल्प ये है, अभी आपके सामने समस्या है। सपोज ये समस्या, अब समस्या एक विकल्प से नहीं हो रही, आपने एक विकल्प अपनाया, उससे समस्या सॉल्व नहीं हुई, आपने दूसरा अपना लिया, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यानी जब आपके सामने समस्या आती है तो समस्या का समाधान हम बहुत से कारणों से करते हैं, बहुत से विकल्प बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर समस्या का समाधान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको बना लें। स्क्रीनशॉट ले लिया, साफ करते हैं दोस्तों। अब आती हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं, सॉरी इसके सोपान लिखे हैं अभी, इसके सोपान, सोपान कितने, 4। पहला उद्देश्य, दूसरा अनुदेशन, इसका दूसरा नाम संरचना भी होता है, जो मैंने पहले नहीं लिखा, आप लोग कन्फ्यूजन होंगे। सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। ये पिछले 2 पाठ में मैंने नहीं लिखा है, वो क्या अनुदेशन का दूसरा नाम संरचना होता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम विशेषताओं की। विशेषताएं, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, देखो समझो। पहला, चिंतन स्तर का शिक्षण, अधिक विचारपूर्ण होता है। कैसा होता है दोस्तों, अधिक विचारपूर्ण होता है। दूसरा, समस्या केंद्रित होता है। समस्या केंद्रित होता है। तीसरा, चिंतन स्तर का शिक्षण, छात्रों में
अच्छी तरह से सोचने, समझने और तर्क करने की योग्यता का विकास करता है। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट पॉइंट और लिखते हैं। चिंतन स्तर का शिक्षण शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करता है। समझना दोस्तों, देखो अब उसने इसके सोपान, इसके जनक कौन, मॉरिस पिएंटे, इसके सोपान सबके सेम है। अगर पीछे भी आपने न लिखा हो संरचना, मैंने लिखा नहीं बस, तो उसको संरचना लिख लें, बात है कि कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। अब चिंतन स्तर का शिक्षण कैसा, अधिक विचारपूर्ण है। अब मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा रहा हूं। स्मृति स्तर का शिक्षण था विचारहीन, बोध स्तर का शिक्षण था विचारपूर्ण, चिंतन स्तर का शिक्षण कैसा, अधिक विचारपूर्ण। चिंतन स्तर का शिक्षण कैसा है, समस्या केंद्रित। स्मृति स्तर का कैसा था, रटने पर बल, और बोध स्तर का समझने पर, और ये समस्या केंद्रित है। अब इसमें चिंतन स्तर क्या होता है, छात्रों में अच्छी तरह से सोचने और समझने और तर्क करने की योग्यता का। अब आप सुपर टेट देंगे या टेट देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, या हम जैसे पढ़ते चले, सब होता है जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका भी तर्क करने की योग्यता का विकास करता कौन सा, चिंतन स्तर। अब चिंतन स्तर का शिक्षा शिक्षक की योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करता है। सब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, अब पहले तो उसे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट कहाँ से मिले, ये सब पहले उसे पढ़ाने पर उसकी योग्यता पहले उसे तो पता हो, और ये कुशलता और अनुभव पर, कुशलता पर निर्भर करता है। अब उसे भी तो पता हो, उसमें भी तो अनुभव हो पढ़ाने का, आते ही सब पढ़ाने लग जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये था चिंतन स्तर, ये था दोस्तों शिक्षण और शिक्षण के स्तर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।